आज हम लोग का जो है वह क्लास डिस्कशंस है जय प्रक्रम का, तो आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्लियर? आप लोग बताइएगा कि वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जय प्रक्रम कहलाता है। बताइएगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और अंगों के समूह को क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं, जिससे कि जीव का निर्माण होता है। नहीं, कोशिका से, उत्तक से, अंग से या अंग तंत्र उसको कहिए, ये सब मिलकर शरीर का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइएगा कि ये तो समझ गए कि जय प्रक्रम का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? वेरी गुड। श्वसन पोषण हो सकता है, श्वसन हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है, परिवहन हो सकता है और तमाम सारी चीजें। दैट्स बी क्लियर। ओके, आगे बताइएगा। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, होता है कि नहीं? अगर खाद्य पदार्थ नहीं होगा तो ऊर्जा होगा? नहीं होगा। जिससे जो पोषण क्रिया के लिए जीव ग्रहण करता है, किसके लिए? अगर पोषण शरीर में होगा तब ना हमारा ऊर्जा शरीर में आएगा। एक दिन नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा बताइए कि वह विधि जिसे जीव पोषक तत्व ग्रहण कर कर और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के जगहों पर पहुंचाता है क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बताइए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण की कितनी विधियां होती है? दो विधियां होती है। कौन कौन सी? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑटोटॉप्स। और परपोषण को हेट्रोटॉप्स कहते हैं। हेट्रोटॉप्स कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, स्वपोषण कहते किसको है? वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरे पर निर्भर, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु भी हो सकते हैं। ठीक है। और परपोषी में वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे देख लीजिए, मनुष्य पेड़ पौधे पर निर्भर कर रहता है। नहीं, अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो हम लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा? लेकिन कुछ लोग सोचता है कि पर पोषण के मतलब हम अपने ना मम्मी खाना बना कर हमरा देती है, वो वाला बात नहीं होता है। हम लोग जो खाना कर निर्भर करते हैं वो क्या चीज़ ऊपर? पेड़ पौधे पर। ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड। अब बताइएगा कि अगला है, सभी जो हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं वह क्या होते हैं? परपोषी भी होते हैं, जो कि छोटे मोटे कीटों को भी खाते हैं। समझिए कि नहीं? जो आप लोगों को जरूरत नहीं है इतना। अच्छा बताइए क्या कि हरित लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक को अंग्रेजी में, जबकि क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित का मतलब क्या हो गया? क्लोरोफिल। दैट्स बी क्लियर। और हरित लवक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं? पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला बताइएगा कि क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जरूरत नहीं है कि पत्ता हरा होगा तो क्या होगा? उसमें क्लोरोफिल होगा। नहीं भी होने पर क्लोरोफिल की मात्रा हो सकती है, तो पत्ता का रंग उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना क्लोरोफिल मायने रखता है। अगर क्लोरोफिल की मात्रा होगी तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइएगा कि बताइए मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े कैसे जीव हैं? नहीं, परपोषी जीव है। कैसे जीव है? परपोषी जीव है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अच्छा बताइएगा कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? हाँ, वेरी गुड। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। कोई दिक्कत? अच्छा, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? मृत जीवी से। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मुख उसका उदाहरण। नहीं, बहुत अच्छा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं क्या? मृत जीवी को क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिए, अपघटक भी उसका नाम है। किसका? मृत जीवी का। अच्छा, मृत जीवी पोषण करने वाले जीव जो होते हैं मृत जीवी भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृत जीवी भी कहलाते हैं। अनेक कवक और बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ भी जो है सो इस विधि में पाई जाती है। कौन कौन? कुछ
कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ जो भी होता है इसमें पाए जाते हैं। कुछ कुछ, सब न, कुछ कुछ। कोई दिक्कत? मृत जीवी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? गोबर, गोबर छत्ता। कोई दिक्कत है जी? अच्छा, नेक्स्ट है आप लोगों का परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? दूसरे प्राणियों के संपर्क से बनाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? अमरबेल, गोल कृमि, वेरी गुड। और भी हो सकता है ETC डॉट डॉट, है ना। अच्छा, परजीवी जो होता है, सॉरी, यह जीव जो होता है कवक, जीवाणु और कुछ माने से जो जीव होते हैं उसको भी क्या करता है? ग्रहण करता है उसके शरीर से, या उसकी ही शरीर से, या उसमें से ही ग्रहण कर पाता है। कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। इसका ऐसे मुख्य, इसका जो एग्जाम्पल है इससे क्या है? मुख्य जो इसका एग्जाम्पल है अमरबेल। कौन? अमरबेल। ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि अमरबेल कैसा है, कैसा पोषण है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यह कैसा जीव है। पोषण के बारे में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला है आपको प्राणी संपोषी। क्या है? वैसा पोषण जिसमें हम अपना भोजन जो होता है वह ठोस या तरल पदार्थों से क्या करता है? प्राप्त करता है। कोई दिक्कत? उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी। ज्यादातर एग्जाम्पल याद करने का प्रयास करना, क्योंकि प्रश्न एग्जाम्पल से बहुत आते हैं। क्लियर जी? चलिए, वेरी गुड। अगला है, इस प्रकार के जो पोषण होते हैं जो प्राणी संपोषी जो ठोस या तरल से प्राप्त करते हैं वह प्राणी संपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण जो होता है सामान्यतः किसमें होता है? जंतुओं में होता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारा चीज। अच्छा, प्राणी संपोषी का दूसरा नाम भी है। क्या है? प्राणी संभोजी। क्या नाम है जी? प्राणी संभोजी भी इसका दूसरा नाम है। अच्छा, अमीबा पैरामीशियम भी प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा पैरामीशियम क्या है? प्राणी संपोषी जीव है। कोई दिक्कत जी? चलिए आइए, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कहते किसे है? सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वह विटामिन डी पाया जाता है। पाया जाता है? अच्छा, विटामिन डी पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सूर्य जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे में होती है वो दिन में होती है कि रात में? दिन में। रात में होगा? तो दिन में जो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से हो सकते हैं? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सबसे प्रचुर मात्रा में क्या ग्रहण करता है? ग्रहण क्या करता है? CO2। क्या? CO2 आप बनाकर क्या निकालता है? ऑक्सीजन। क्या निकालता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या रात में होती है? नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए चार आवश्यक पदार्थ होती है जो क्या नाम है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं खनिज दोनों। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना जी? अगला बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण है क्या? वही बात क्या होगा? उसे क्या कहते हैं? अच्छा, CO2 का मतलब क्या होता है? H2O का मतलब क्या होता है? अच्छा, इस देखिए सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सबसे अच्छा क्या क्या चीज की उपस्थिति होनी चाहिए? क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तब जाकर पेड़ पौधा क्या तैयार करते हैं? फिर से बोलिए तो क्या क्या चीज की जरूरत पर क्या क्या चीज की जरूरत होगा? हाँ, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाकर पेड़ पौधे क्या करेंगे? भोजन अपना तैयार करेंगे, नहीं बनाएंगे। अच्छा, बताइएगा अगला कि प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है? प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन कहाँ पर होता है? ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। कहाँ? ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद जो होता है के रूप में क्या बनता है? उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। और क्या ग्रहण करते हैं? CO2। और उससे बनता क्या है? ऑक्सीजन बनता है। कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? देखिए, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा जी? नहीं। कब होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? हमेशा दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, रात में कभी नहीं होता। अगर रात में क्रिया होगा तो बड़ा झंझट हो जाता है।
अब कहिए सर चीन में तो रात दिन दोनों सूर्य का प्रकाश होता है, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन और रात दोनों होती होगी? नहीं। क्लियर? क्योंकि एक मानव निर्मित है तो वो मायने उतना नहीं रखता है जितना कि कौन मायने रखेगा। हाँ, अगला बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में क्या चीज का संतुलन बना रहता है? ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से कहाँ तक चलती है? अंत तक कहाँ पर चलती है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर? आदि से माने शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी क्या कहा जाता है? अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, जबकि हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। कोई दिक्कत जी? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। पत्तियों की बाहरी त्वचा में क्या होता है? रंध्र या रंध्र को ही अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत जी? अच्छा, रंध्र, इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां क्या ग्रहण कर पाती है? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर पाती है। किसके द्वारा? रंध्र को ही अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। चलिए अगला बताइएगा कि जब पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है तो छोड़ती क्या है? ऑक्सीजन। हम लोग क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान रंग उतना क्या नहीं रखता है? महत्व जितना क्या महत्व रखता है? क्लोरोफिल महत्व रखता है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या चरणों में पूरा होती है? दो चरणों में पूरा होती है। पहला कौन? प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा जी। अब हमारा प्रकाश संश्लेषण टॉपिक खत्म होता है। अमीबा। क्या? अमीबा कैसा जीव है? सरल प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? और यह जो है मृदु जलीय, एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। कोई दिक्कत? मृदु जलीय भी जीव है और प्राणी संपोषी भी जीव है और एक कोशिकीय भी जीव है। कोई दिक्कत? एक प्रश्न जरूर आ जाएगा इस चारों में से, अमीबा से रिलेटिव अगर आना होगा तो। अभी आया ना टेस्ट में, ध्यान रखिएगा। अगला बताइएगा कि इसका आकार कूट पादों के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? बदलते रहता है। किसके कारण? कूट पादों के कारण जो होता है, इसका जो होता है बनने और बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण कूटपाद है। क्या? और कूटपाद की मदद से ही क्या करता है? भोजन अपना अंत ग्रहण करता है। क्या? और पकड़ता किसके द्वारा है? एंथोसाइटिस के द्वारा जो है क्या करता है? अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए, अमीबा में भोजन में क्या क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, शैवाल, है ना, ये सब चीज को क्या करता है? ग्रहण करता है। अमीबा में पोषण जो होता है, पोषण ग्रहण जो होता है पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। किसके द्वारा? बहिष्करण का मतलब बाहर निकाल देने पर पूरा होता है। क्लियर? चलिए, अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की कोई निश्चित स्थान नहीं है, जबकि पैरामीशियम को होता है। एक निश्चित स्थान होता है। पैरामीशियम एक कैसा जीव है? प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? और ये भी जो है सो एक क्या है? एक कोशिकीय जीव भी है। कैसा? मृदु जलीय जीव, मृदु जलीय भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसका आकार क्या होता है? इसका आकार हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, और इसका शरीर जो होता है क्या चीज से ढका होता है? सिलिया से ढका होता है। ठीक है, कोई दिक्कत जी? नहीं, सिलिया से ढका होता है। पैरामीशियम भोजन का अंत ग्रहण एक निश्चित स्थान से करती है। उसका भोजन अंत ग्रहण करने का एक निश्चित स्थान होता है और उसको जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोस्टॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोस्टॉम कहते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र क्या आता है? अगला टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या है जी? मनुष्य का पाचन तंत्र। अच्छा बताइएगा, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी जंतुओं के भोजन के लिए, पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? आहार नाल कहते हैं। ठीक है, आहार नाल के से संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर क्या चीज का निर्माण करती है? पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल
एक जो होता है उसकी रचना कैसी होती है? कुंडली, कुंडली की रचना होती है जिसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है और उसकी जो होती है फीट में 32 फीट होता है। यह मुख्य गुहा से लेकर कहाँ तक? मल द्वार तक होती है। कहाँ तक? अच्छा, मुख्य गुहा जो है आहार नल का कौन सा भाग है? पहला भाग है। कौन सा भाग है? और यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। कौन? मुख्य गुहा किसके ऊपरी और निचले जबड़े से घिरा होता है। मुख्य गुहा में कौन कौन चीज होता है? जीभ और दांत होता है। हमारे मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अच्छा, लार ग्रंथियों से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन कौन है? टाइलिन। टाइलिन कौन है? टाइलिन है। कोई दिक्कत जी? भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही प्रारंभ होता है। नहीं, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट किसका पाचन करता है? टाइलिन का पाचन करता है। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। कौन पाचन करती है? अगर टाइलिन ना होता तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। अच्छा, जीभ के ऊपरी सतह जिसमें छोटे छोटे अंकुर होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं, जिसको रंसाकुर के नाम से भी जाना जाता है। जीभ पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे रंसाकुर कहते हैं या उसे स्वाद कलिया भी कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, और जो जीभ पर जो होता है या स्वाद कलिया पर जो होता है वह बहुत सारे स्वाद को चखने की जो रहता है क्या होता है? उसमें ज्ञान होता है, जैसे मीठा, खड़ा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। और सबसे पहला भाग में जो होता है वो मीठा चखने का, हाँ मीठा का होता है। ठीक है। दांत का वह भाग जो मसूड़े से घसा होता है क्या कहलाता है? जौर कहलाता है। जौर क्या कहलाता है? और वह भाग जो मसूड़े से ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग जो कि क्या कहलाता है? ग्रीवा को ही क्या कहते हैं? गर्दन कहते हैं। ग्रीवा को क्या कहते हैं? दांत प्रत्येक के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिसके ऊपर दंतस्थी या डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी और पीले रंग की होती है। अच्छा, दांत का पूछेगा कि सबसे कठोर भाग क्या होता है? माना दांत का इनेमल जो होता है वो सबसे कठोर भाग है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि दांत भोजन को काटने चबाने का कार्य करती है कि नहीं? और स्वस्थ एक जो व्यस्त व्यक्ति होगा, जो जवान होगा, उसके मुंह में कितना दांत होगा? दांत कै प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कतरनक या कि अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इंसाइजर, दूसरा भेदक अंग्रेजी में केनाइन, तीसरा होता है अग्र चवर्णक जिसको अंग्रेजी में प्री मोलर, और एक होता है चवर्णक जिसको मोलर कहते हैं। कोई दिक्कत? दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांत खराब हो जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? दंत अस्थि क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ। ग्रसनी जो होता है वह मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ग्रसनी जो होता है मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है। कौन सा? कौन? ग्रसनी। क्या? हाँ, ग्रसनी में जो होता है 2 छिद्र होते हैं, एक कौन और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार होता है। कोई दिक्कत? नहीं। निगल द्वार जो होता है आहार नाल के अगले भाग से खुलता है। कहाँ से? जबकि कंठ द्वार जो होता है वह सांस नली में खुलता है। कहाँ? सांस नली में खुलता है। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि हम लोगों को खाते समय में हंसना नहीं चाहिए। हंसने से हम लोगों को जानलेवा हो सकती है। नहीं, और खाना खाते समय ज्यादा पानी भी पीना नहीं चाहिए, वो भी जानलेवा है। क्लियर जी? कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है। कंठ द्वार के आगे एक क्या होती है? पट्टी जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। जब मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी जो होता है ढक जाती है। कहाँ? गर्दन के यहाँ पर जो होता है वो ढक जाता है और भोजन कहाँ तक जाता है? अमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ? अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में पहुंच जाता है। कोई दिक्कत जी? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, बताइए, अगर जब हम लोग हंसेंगे तो हमारे खाना जो होता है वो सांस नली के द्वारा नाक से भी निकल सकता है, मस्तिष्क पर भी चढ़ सकता है। नहीं, जो कि सर का हमारे लिए जानलेवा घात साबित हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ग्रासनी मुख्य गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगलकर ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन अमाशय में पहुंचता है और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। अगला टॉपिक है हमारा अमाशय। क्या है? अमाशय। यह एक कैसी चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। चौड़ी और थैली जैसी
रचना होती है जो उदर गुहा के बाई ओर होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है, फैली रहती है। कहाँ? अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग जो होता है क्या कहलाता है? कार्डियक। क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। और पिछला भाग पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक है। जठररस की कितनी कोशिकाएं होती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला श्लेष्मा या म्यूकस, पहला दूसरा होता है भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा होता है मुख्य या जाइमोजीन कोशिकाएं। तीसरा क्या होती है? ये 3 प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जो होता है क्या कहलाता है? ये तीनों जब मिल जाएगा तो जठर रस का निर्माण होगा। क्या? जठर रस का निर्माण होगा। कोई दिक्कत? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, निष्क्रिय पेप्सिनोजीन होता है। किसमें? जठर रस में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। कोई दिक्कत? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो होता है अम्ल जल कोशिकाओं से होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। ठीक है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन का पर कार्य करता है जिसे पेप्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? या पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह क्या होता है? जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस स्राव होता है? 3 लीटर जठर रस स्राव होता है। अमाशय की ग्रंथियां से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इसकी दीवारें को सुरक्षित रखने में म्यूकस का स्राव घट जाता है। क्या हो जाता है? म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक में कहीं कहीं गोलाकार, अंदर की ओर कुछ धंसा हुआ घाव निकल जाता है, जिसे अल्सर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाएगा, अंदर की ओर धंस जाएगा और लगेगा कि जैसे पूरा घसल जैसे है, तो हम समझ जाए कि क्या है? अल्सर हो, अल्सर। ठीक है। आगे अमाशय की दीवार में होने वाले घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। पेप्टिक अल्सर कहलाता है वैसे व्यक्तियों में जो कि लंबे समय तक बिना भोजन अर्थात भूखे रहते हैं, उसे पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। जो ज्यादा समय तक क्या रहेगा? भूखा रहेगा, उसको कौन सा बीमारी हो सकता है? पेप्टिक अल्सर होने की ज्यादा संभावना होगी। ठीक है। अमाशय में प्रोटीन अतिरिक्त भोजन के वसा का विपाचन प्रारंभ होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। क्या चीज के द्वारा? गैस्ट्रिक लाइपेज वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है और अमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। कैसा? गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत से में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कैसा भाग है? सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार होता है। कैसा होता है जी? आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। क्या होती है जी? पूर्ण होती है। कोई दिक्कत? मनुष्य में इसकी लंबाई जो होती है वह 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। माने जैसा आकार होगा उसके अनुसार जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई भी क्या होगा? बढ़ा हुआ रहेगा या घटा हुआ रहेगा। कोई दिक्कत जी? चलिए अगला जो है आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। और शाकाहारी जंतुओं में जो होती है छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो बड़ा होता है। शाकाहारी में बड़ा होता है और मांसाहारी में छोटा होता है, कम होता है। ठीक है। किसके अपेक्षा? मांसाहारी में छोटी आंत कम होती है। कोई दिक्कत नहीं। इतना ही समझ में आया। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। क्या भाग होता है? पहला क्या होता है? ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। कौन? जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। ठीक
बात शुरू होता है। और यह इसकी आकृति कैसी होती है? सी के आकार का होता है। कैसा? सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र होता है जो कहाँ खुलता है? नलिका में खुलती है। कहाँ? नलिका में खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। क्या समझे? कोई दिक्कत? छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होती है। अधिकांश भाग क्या होता है? इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप में पाचन समाप्त होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। किस भाग में? इलियम में। कहाँ? इलियम में। अगला टॉपिक है हमारा यकृत। क्या है? यकृत को अंग्रेजी में लीवर क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। और इसकी जो होती है, यह जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और सबसे लंबी ग्रंथि यकृत, अंग्रेजी में लीवर। इसका भार जो होता है लगभग 1.5 kg का होता है। कितना? 1.5 kg का होता है। और जो यह होता है जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित था। उदर के उदर नीचे है। उदर के ठीक किस दिशा में? दाहिनी दिशा में अवस्थित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? पित्त का निर्माण यकृत करता है। पित्त का निर्माण पित्त पित्राशय में जमा रहता है। पित्त जो होता है पित्राशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? और पित्त का निर्माण कहाँ होता है? और पित्त जो होता है कैसा होता है? गाढ़ा। और किस रंग का? हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। किसमें? कोई एंजाइम नहीं होता है। कोई दिक्कत? पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य होते हैं। पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य हैं। पहला जो है वह पित्त अमाशय के ग्रहणी में अम्लीय कायम अम्लीयता को नष्ट करने के लिए नष्ट करके क्षारीय बना देता है। क्या? क्षारीय बना, ताकि अग्न्याशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। दूसरा है पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ताकि तोड़ने पर एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सकता है। जब इसको तोड़ेगा ना पित्त को, जब भोजन का विखंडन होता है तो पायसी द्वारा इसको जो है तोड़ने पर आसानी से उस पर क्या कर सकते? काम कर सकता है। ऐसा उसको कर देता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला है हमारा, ये खत्म हो गया। अगला हमारा है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय टॉपिक है। कोई दिक्कत? अग्न्याशय जो होता है वह अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे हुए पीले रंग का जो होता है वह ग्रंथि होती है। पीले रंग की ग्रंथि होती है। कोई दिक्कत नहीं ना? पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय में ही इंसुलिन होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी। अग्न्याशय में अनेक अग्न्याशयी रस तथा टिप्सिन एमाइलेस लाइपेस न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन? तो टिप्सिन एमाइलेज एक ही नाम है। टिप्सिन एमाइलेस और लाइपेस अलग है, न्यूक्लियस अलग है। कोई ठीक है? ये सब एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में। ठीक है, इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। कहाँ से? अग्न्याशय से। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। कौन सा? मधुमेह नामक क्या होता है जी? रोग होता है। समझे कि नहीं? मधुमेह नामक क्या होता है? रोग होता है। कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला जो है वो है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग जो बड़ी आंत में खुलती है। कहाँ खुलती है? बड़ी आंत में। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है कोलन और दूसरा मलाशय। मलाशय को ही रेक्टम के नाम से जानता है। रेक्टम कहते हैं। कोई दिक्कत? छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सीकम नहीं, सीकम। क्या कहते हैं? सीकम के शीर्ष पर एक छोटी सी उंगली जैसी नीचे, जिसको गुद्दा मार्ग उंगली जैसी ना होता लटकल का, उंगली जैसी रचना होती है जिसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। जो निचले भाग में अपेंडिक्स कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। वह जो है अपेंडिक्स जो होता है अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। अपचा भोजन इलियम से कोलन में होते हुए रेक्टम में पहुंचता है।
रेक्टम किसे कहते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान दीजिएगा, बरियात के इन भागों में पचे भोजन का अतिरिक्त जल अवशोषित होता है। कहाँ? रेक्टम में। कोई दिक्कत? अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर से रेक्टम में संचित रहता है और जब समय आने पर समय पर मल द्वार के रास्ते से बाहर निकल जाता है। कहाँ चल जाता है? बाहर। जो अवशिष्ट पदार्थ होता है बाहर निकल जाता है, लेकिन संचित कहाँ रहता है? रेक्टम में। कहाँ? रेक्टम में जमा रहता है। समय पर जब उसको आउट ऑफ सर्विस दिया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था हम लोगों का कुछ। अब हम लोग इसी में क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग बताएंगे अब स्पीड में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटी आंत है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन कितना रस निकलता है, स्राव होता है? 3 लीटर। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। मनुष्य के शरीर का अवशेषीय अंग क्या है? अपेंडिक्स है। वैसी क्रिया जिसके द्वारा जीवन रक्षण करता है क्या कहलाता है? जय प्रक्रम। वैसे पौधे जो भोजन के लिए सनी गली चीजों पर आश्रित रहता है क्या कहलाता है? मृतजीवी। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? अंगक। हरित लवक क्या है? और प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियां। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन है 78%। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। ऑक्सीजनित रहित को कहाँ ले जाया जाता है? धमनी में ले जाते हैं। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन संजोग करके क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन संजोग करके क्या बनाते हैं? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ग्लूकोज का। किसका? दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल। दांत का इनेमल कहते हैं। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग? न्यूक्लियस शब्द किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में। पौधे और पशुओं को कोशिका की वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से शुरू। यकृत से क्या होता है? स्राव होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? सस्पर्शक। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? एंडोसाइटोसिस के द्वारा। क्लियर? कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्वाइटर। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। केचुआ क्या है? केचुआ को क्या नहीं होता है? आंख नहीं होता है। क्लियर? और क्या चीज से सांस लेता है? त्वचा से लेता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किस चीज से बना रहता है? वेरी गुड, प्रकाश संश्लेषण से। समझे कि नहीं? स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे में, प्रोटिस्टा में और प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। मृत जीव का एक उदाहरण बताइए। गोबर छत्ता। पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। कहाँ? सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जागर भी कहते हैं। ठीक है। और रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। एटीपी का पूरा नाम क्या है? हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत? पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से कोशिका को पहुंचाया जाता है? विसरण क्रिया द्वारा। ठीक है। घेंगा का दूसरा नाम क्या है? ग्वाइटर है। फेस में कितना हड्डी होता है? 14 गो। कै गो हड्डी होता है? गर्दन में कै गो? 7 गो। कै गो? और कान में कितने हड्डी होते हैं? 6 गो हड्डी होता है। कै गो हड्डी होता है जी? 6 हड्डी होता है। समझिए कि नहीं? चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते